करना पड़ेगा। ओके, यस, आपको कुछ आवाज सुनाई दी क्या? हाँ सर। ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, यस यस, योर मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, तो अब देखो देखो, एक चीज ध्यान रखना, आपको कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग नहीं होना है ना? यही तो हमारी जो हमें यही तो सीखना है, और सीखना क्या है ना? ये चार ग्रुप हमने पकड़ रखे हैं, ये चार ग्रुप हमने पकड़ रखे हैं, कौन कौन से? NO2, एल्काइल ग्रुप, हेलोजन और OR। ये चार ऐसे हैं जिनका विचारों का कोई सफिक्स नहीं है ना? इनका प्रीफिक्स ही है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, इसलिए आप कभी भी इनके आपस में प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, तब इनमें फिर कैसे करें नंबरिंग, है ना? नंबरिंग कैसे करें इनमें? तो नंबरिंग करने के लिए हमें कोई मैसेज भेजा है क्या किसी ने? लोएस्ट सम रूल के हिसाब से होगा। यस यस, गुड गुड गुड, मिल गया हमें, दर्शिका ने सही आंसर दे दिया कि जब ये सारे प्रीफिक्स वाले हैं, ये देखो दोनों मिथाइल ये भी प्रीफिक्स में लगते हैं, ये भी, ये एथोक्सी भी प्रीफिक्स में लगता है, तो यहां पर अब नंबरिंग जाएगी लोएस्ट सम रूल के हिसाब से। लोएस्ट सम रूल यानी कि इनकी पोजीशंस को कम नंबर मिलना चाहिए। अब पोजीशन पे यदि इसको 1 दे दोगे और इसको 2 दे दोगे, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 2 2, यही हुआ ना? 1 पे एथोक्सी और मिथाइल दोनों 2 2 पे हैं, तो इनका सम कितना है? 5। और यदि उसको 1 देंगे, किसको? उसको 1 देंगे, किसको? ये इस कार्बन को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, तो ये आएगा 1 1 1 1, ये लो 1 1 2, तो इनका सम आया कितना? 4। तो ये वाला रूट फॉलो करेंगे, लोएस्ट सम रूल, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन जो मिलती है उन पोजीशन का सम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है? लोएस्ट सम। ओके, तो ये वाला फॉलो करेंगे। तो अब लेकिन लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये देखो बहुत बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, लिखना हमेशा प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, उनकी नंबरिंग करते हैं लोएस्ट सम रूल के हिसाब से, ठीक है? तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से हमने नंबरिंग करी, अब हम लिखेंगे इनको। तो ऐसा नहीं है कि मिथाइल का नंबर 1 मिला है उसको पहले लिखना है, नहीं, लिखने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चाहे पोजीशन किसकी कुछ भी हो, ठीक है? तो अब इनको लिखो, लिखोगे तो पहले इथोक्सी है, इथोक्सी की पोजीशन 2 है, हम लिखेंगे 2 इथोक्सी, ठीक है? फिर मिथाइल है, मिथाइल की पोजीशन है 1 1, तो 1 1 डाइमिथाइल, ठीक है? और अब क्या हो गया? बीच में कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन, हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? मैं नोमेनक्लेचर आपको बिल्कुल अच्छे से करा रहा हूं, आपको याद रखना है, और किसी का भी एक भी क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का गलत नहीं होना चाहिए। इस बार जो नोमेनक्लेचर आएगा वो केवल ईथर का ही आएगा, ठीक है? यस, ओके, तो ये हो गया, तो ये हमने किया, देखो, है ना? नोमेनक्लेचर किया। अब वी हैव विद अस, क्या है भाई हमारे पास? हमारी एनसीईआरटी। तो हम हमारे पास एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के पास कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो हम चलते हैं सीधे एनसीईआरटी के पास। हाँ भाई, अब ये देखो, इनका नाम तो आप कर सकते हो, ये एग्जाम्पल है, और इनके नाम यहीं पे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल में, है ना? तो मेरे ख्याल से यू कैन डू दैट, इसका नाम भी कर सकते हो और इसका नाम भी कर सकते हो। इसका तो 2 एथोक्सी प्रोपेन हो गया, हमने लिया हुआ है, ठीक है? और इसका नाम हो गया 1 एथोक्सी नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है? अब यहां पर देखो, यहां पर 1 किसको दें, 2 किसको दें? यहां पर तो दोनों 1, एक को 1 2 देना पड़ेगा, एक को 1 एक को 2, तो फिर क्या इलाज है? अब यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट सम सेम आ रहा है, एक का 1 दूसरे का 2, है ना? NO2 को 1 देंगे तो एथोक्सी को 2 देंगे, और एथोक्सी को 1 देंगे तो NO2 को 2 देंगे, तो वही वापस 3 आ रहा है। लोएस्ट सम रूल फेल हो गया यहाँ पर, लोएस्ट सम रूल यहाँ पर फेल हो गया, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नंबरिंग करेंगे। इसको एथोक्सी ई से लिखते हैं, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नाइट्रो को 2 से लिखते हैं, उसको 2 देंगे। नाम आपके सामने है, 1 एथोक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, है ना? तो इस तरह से ये कुछ कंपाउंड है। और अब हम चलते हैं चैप्टर एंड एक्सरसाइज में। हाँ बताओ भाई। यस, वो जो अभी ये वाला जो क्वेश्चन किया था, हाँ हाँ, इसमें अगर NO2 की जगह बताओ। CH3 होगा, CH3 नहीं, C2H5 हाँ, C2H होगा, मतलब इथेन होगा उधर, तो फिर सर कैसे नाम लिखेंगे? इथाइल, इथाइल ग्रुप, हाँ, इथाइल ग्रुप होगा तो कैसे नाम इथाइल लिखेंगे? ग्रुप ना। देखो देखो, ये हो गया बेंजीन, चलो बेंजीन का ले लेते हैं, ठीक है? बेंजीन में हमने लिया C2H5, और यहाँ हमने लिया OC2H5, ये हो गया, ठीक है?
अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस पे दो प्रीफिक्स हैं, एक ये है इथाइल, है ना, एक ये है एथोक्सी। अब आप इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, अब इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर वैसे ही करना है जैसे जैसे हम केवी में क्या करते हैं, रोल बनाने के लिए करते हैं ना, रोल नंबर 1 किसका आएगा, तो वो जैसे कोई होता है ना। इनका लिख लो भाई आराम से, यू कैन डू दैट, 1 एथोक्सी, ठीक है, और 1 इथाइल। इथाइल, अब जहां डिफरेंस आया वो पहले आएगा, तो यहां पर कहां डिफरेंस आ रहा है, एथोक्सी, एथोक्सी पहले आ रहा है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एथोक्सी यहां पर पहले आएगा, इसको नंबर 1 देंगे और उसको नंबर 2 देंगे। बात समझ में आई? नंबरिंग विल बी बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको डिसाइड करना है। इज इट क्लियर? बोलो yes. भाई। ओके, यस यस सर। गुड 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 गुड। अब बाकी तो आप नाम कर लोगे, बाकी तो आप नाम कर लोगे, लेकिन कुछ नाम और हैं जो फटाफट मैं आपको बता देता हूं और आप उनको याद रखना है, ठीक है। वी हैव सम इंटरेस्टिंग नेम विद अस। ये लो भाई, आपको इसका नाम लिखना नहीं है, लिखना है, यस। अब कोई कहेगा सर ऑक्सीजन जाएगा छोटे वाले के साथ, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वो जो पार्ट है एल्काइल ग्रुप का, वो मेन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बनाएगा और वो चला जाएगा बड़े एल्काइल ग्रुप के पास जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए यहां पर आएगा ये वाला। अब इसका नाम मैं लिख देता हूं, इसका नाम है प्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी एथीन, क्योंकि वो एल्कीन है ना, प्रोपोक्सी एथीन इसका नाम है। इसी तरह से एक नाम और लिख देता हूं, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो द नेम, यस। अब इसमें कोई कहेगा सर ये छोटा एल्काइल ग्रुप है 2 कार्बन वाला, ऑक्सीजन इसके साथ लगा दो, बोल करके, नहीं, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन अब जो प्लेन एल्काइल ग्रुप है उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या नाम हो गया, ये हो गया। अब इसकी पोजीशन क्या आएगी, इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा। अब नंबरिंग में कैसे करोगे भाई, OH वाले को 1 देना पड़ेगा क्योंकि ये बेचारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसलिए इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे, ठीक है। अब इसकी क्या हो गई पोजीशन 2, तो हम लिखेंगे 2 प्रोपोक्सी, 2 प्रोपोक्सी इथेन 1 ऑल। बात सही है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर अगर 2 फंक्शनल ग्रुप दोनों में साइड में हो तो यस यस यस, कोई बात नहीं, ज्यादा इसमें ऐसे वेरिएशन है नहीं, है ना, जिसमें दोनों साइड में दोनों फंक्शनल ग्रुप्स आपको मिलेंगे, ऐसे कोई ज्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो उसका नाम लिखने का फिर वो, लेकिन ऐसे एग्जांपल्स है नहीं, देखो ऐसे एग्जांपल्स है नहीं, है ना, तो हम इस कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, हम वहीं तक रहेंगे जहां तक हमारा एरिया है ना। ओके, तो ये हो गया 2 प्रोपोक्सी इथेन 1 ऑल। ओके, तो ये दोनों चीजें अब आपको ध्यान में रखनी है छोटी छोटी, ये हमारा नोमेनक्लेचर का टॉपिक हो गया क्लियर। अब आपको IUPAC नोमेनक्लेचर जो चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज में है वो आपको करने हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर का पार्ट। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किसमें, आप लोग हेडिंग लगाओ अच्छा सा, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। भाई केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है ना, क्योंकि वहीं से तो हमें पता चलेगा ये कौन सी रिएक्शन दे रहा है, किधर पोलैरिटी है, प्लस किधर है, माइनस किधर है, ठीक है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप में हम अल्कोहल का तो फंक्शनल ग्रुप देख ही चुके हैं, ठीक है। हम सीधा ही चलते हैं और इसमें हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला हम एक सिंपल सा ईथर ले लेते हैं, मेथोक्सी मेथेन ले लेते हैं। आप भी इसका स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से, आपका कॉपी और पेन चलता रहना चाहिए नजर सामने, यानी कि नजर तो फ्लक्चुएट होती रहेगी, है ना, ठीक है। और ये लो भाई, ये इसकी सिचुएशन होती है, किसकी, ईथर की, है ना। यहाँ पर हम लोन पेयर भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ये ऐसे भी लोन पेयर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है।
ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये है हमारा मेथोक्सीमेथेन। अब इसमें जो चीजें आपको नोट करनी है वो चीजें, सबसे पहली चीज क्या है इसमें, सबसे पहली चीज इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, दैट बॉन्ड एंगल इज 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री। इट इज, दिस बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल, है ना। ये जो बॉन्ड एंगल है ये ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल कौन सा है, बताना जरा। 109। यस, 109.28 डिग्री, वो जो है उससे ये ग्रेटर है ना। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन बता दो बस, इसमें एक ही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, बाकी ज्यादा कुछ मारामारी नहीं है यहाँ पर। बताओ। ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है ना, वो इसको ऑक्सीजन पे देखो देखो देखो, ये तो बात अब मैं बताता हूं आपको, अब मैं बता ही देता हूं, जब आपने बात चला ही दी तो। ये हमारा एल्कोहल था, C2H5H, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 108 के आसपास कुछ है, 108.6 डिग्री आसपास कुछ है, समथिंग इज देयर। ओके, तो हमने वहां एक क्वेश्चन लिया था कि दिस इज लोअर देन टेट्राहेड्रल एंगल, वहां हमने ये रीजन लिया था कि जो लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्शन होता है, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है किसमें, एल्कोहल में। आप देख लेना स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हमने 1 नंबर का पॉइंट लिखा है वहां पर, है ना। 1 point is there that why this bond angle is lower than tetrahedral bond angle, because there is a repulsion between two lone pairs present on the oxygen atom। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब आप मुझे दूसरी बात बताएंगे कि यहां पर ये बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों हुआ, फिर अल्कोहल में कम हो गया, यहां पर ज्यादा हो गया, वही 2 लोन पेयर वहां है, ऑक्सीजन पर वही 2 लोन पेयर यहां है। इसका रीजन बिल्कुल एकदम साफ है। साफ क्या है कि ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये बल्की हैं, ये बल्की हैं दोनों साइड में, इसलिए इनके बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से यहां पर ये जो दोनों बॉन्ड है वो पास पास नहीं आते, वो पास पास नहीं आते, है ना। मतलब अल्कोहल में ये जो लोन पेयर्स हैं, इनका जो ये जो लोन पेयर्स हैं इनका ये हमारे पास ऑप्शन में गए और पेंसिल कर्सर, यस, ये जो लोन पेयर्स है इनके बीच में रिपल्शन फोर्स की वजह से ये दोनों बॉन्ड पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और पास पास आने में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है, वो स्मॉल एटम है ना, इसलिए कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होता, ये पास पास आ जाते हैं, बॉन्ड एंगल 109.28 से हो जाता है कम। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था एल्कोहल में। ईथर में कॉन्सेप्ट है दिस बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एल्काइल ग्रुप्स ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर में जो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं उनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन है। यू कैन राइट इट, ये लिख लो भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लो इसको, फिर बाद में कहोगे सर आपने बताया नहीं था बोल करके। ठीक है, यस, लिख लो इस बात पे। ईथर के लिए लिख लो, द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर, द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल, slightly greater than the tetrahedral angle. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to repulsive interactions between the two alkyl groups ऑफ ईथर। ये लो भाई, ईथर में जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो बॉन्ड एंगल हो गया ज्यादा। ये इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है उसमें एक ही ये कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और है, ये तो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस ले लिया हमने, एक बॉन्ड लेंथ का भी डिफरेंस ले लेते हैं, बॉन्ड लेंथ का भी देख लेते हैं क्या पॉइंट है। एल्कोहल में बेसिकली ये जो CO बॉन्ड लेंथ है, ध्यान से देखो जहां मेरा कर्सर है, CO बॉन्ड लेंथ है वो है 142 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहां है 141 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ जो CO बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है, या सेम है हम ये कह सकते हैं। तो देयर इज ए डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल बट
बट जो CO बॉन्ड लेंथ है, ये भी लिख लो आप लोग, ये पॉइंट भी लिख लो, CO बॉन्ड लेंथ इन अल्कोहल एंड ईथर्स इज ऑलमोस्ट सेम। ये लो भाई, ये पता है कहाँ काम आते हैं, ये जो ट्रू एंड फॉल्स आते हैं ना, रीजन असर्शन, ट्रू एंड फॉल्स, वहां ये ऐसे फैक्ट है ना, वो काम आते हैं कि बॉन्ड लेंथ तो सेम है लेकिन बॉन्ड एंगल डिफरेंट। ओके, वहां काम आते हैं, इसलिए ये हमने इस पॉइंट को लिख लिया कि ये सेम है लेकिन डिफरेंस वहां है, बॉन्ड एंगल में है। ओके यस, अब चलते हैं आगे, और अब बताओ हम क्या करना चाहिए हमें, अब कौन सा टॉपिक आएगा भाई बताओ। बताओ, क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, हाँ क्या आएगा? प्रिपरेशन। यस, अब हम पहले ईथर बनाएंगे, फिर उस ईथर की केमिकल रिएक्शन कराएंगे, पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो पहले इसके लिए ईथर बना लेते हैं, ठीक है? तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ये लो भाई, अब हम ईथर बनाएंगे, और ईथर बनाएंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, हम बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल। ये लो भाई, अल्कोहल से ईथर बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे? बाय डिहाइड्रेशन। बाय डिहाइड्रेशन। अब आप कहोगे सर डिहाइड्रेशन तो हमने अभी अल्कोहल का कराया था, और क्या बनाया था अल्कोहल्स में, बताना जरा क्या बनाया था? डिहाइड्रेशन से कुछ तो बनाया था, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर के क्या बनता है बताओ? एल्कीन। एल्कीन। लेकिन यहां हम क्या करने जा रहे हैं, यहां तो हम ईथर बनाने जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है भाई, वही रिएक्शन, प्रोडक्ट अलग, ये क्या चक्कर है? ठीक है, तो चलो ये चक्कर देखते हैं। ठीक है, यस, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, है ना? क्योंकि ये हम 3-4 जगह देख चुके हैं यही रिएक्शन। ठीक है, चलो, तो हमने लिया अल्कोहल, हमने लिया C2H5OH। ठीक है, C2H5OH हमने लिया अल्कोहल, और इसका कराया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आप लोग जानते हो हम करवाते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या फिर H3O4 की प्रेजेंस में, H2SO4 या फिर क्या लेते हैं, H3PO4। ठीक है, यहां भी हम वही लेंगे, H2SO4 या फिर H3PO4। ठीक है, या H3PO4 को एक बार के लिए हम लोग हटा भी सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका कराएंगे डिहाइड्रेशन। अब टेम्परेचर की कंडीशंस पे यहाँ पर प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा। टेम्परेचर यदि हमने ले लिया लो, कितना लो टेम्परेचर हमने ले लिया, 443 के। दूसरी पॉसिबिलिटी है, नहीं ये हाई टेम्परेचर है, दूसरी पॉसिबिलिटी है लो टेम्परेचर की, वो है 413 के। ये लो भाई, एक हाई टेम्परेचर है 443, एक 413 के। तो वहां किसी को ध्यान में हो तो एल्कीन वाले में कौन सा टेम्परेचर था? आप लोगों ने तो किया है, उसको बताओ जरा, कौन सा टेम्परेचर था वहां पर? अभी तो रिवाइज किया आपने, ज्यादा दिन नहीं हुए ना। 443। हमेशा ध्यान रखना, ये टेम्परेचर की कंडीशन पे ही प्रोडक्ट डिपेंड कर रखा है। 443 लेंगे तो आप इसको पढ़ चुके हो, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में ये बनेगा एल्कीन, और एल्कीन कौन सा बनेगा? 2 कार्बन वाला बनेगा, क्योंकि अल्कोहल भी 2 कार्बन वाला है, तो ये बन जाएगा आपका एथीन। एल्कीन इज द मेन प्रोडक्ट। लेकिन यदि टेम्परेचर हमने कम ले लिया, सेम रिएक्शन डिहाइड्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हमने कम ले लिया, तो यहां पर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, रिएक्शन चेंज हो गई, और हमें मिल गया प्रोडक्ट हमारा ईथर। ये लो भाई, डाई इथाइल ईथर हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन तो दोनों डिहाइड्रेशन है, देखो दोनों रिएक्शन डिहाइड्रेशन है, वाटर निकल रहा है, कैसे निकल रहा है वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब हम कराते हैं तो प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन बताना जरा, रिएक्शन कंडीशन। प्रोडक्ट रिएक्शन कंडीशन पे, टेम्परेचर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ रिएक्शन कंडीशंस। देखो रिएक्शन कंडीशंस कई सारी होती हैं, है ना? टेम्परेचर ले लिया, इनकी पर्टिकुलर नेचर ले ली, अल्कोहल हमने चेंज कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी कर दिया, तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द पार्ट,
वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन में जो प्रोडक्ट बनता है दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। तो अब आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लो, अच्छा सा स्टेटमेंट है ना। इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, लिख लो, इन द डिहाइड्रेशन ऑफ alcohol the product depends upon reaction conditions। ये लो भाई, रिएक्शंस कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि हमने देख लिया 443 के तो एल्कीन बन रहा है, 413 ले लिया तो हमें मिल गया ईथर, है ना। तो ये हो गया इस रिएक्शन का पॉइंट नंबर 1। ओके, ये हमने नंबर 1 पॉइंट इसका लिख लिया कि यहाँ पर इसमें ये डिपेंड कर रखा है, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब एक्चुअल में हम ईथर बनाते हैं, उसकी इक्वेशन लेते हैं। ईथर की इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। ईथर की इक्वेशन क्या है वो लेते हैं। तो ईथर की इक्वेशन ये हो गई 2C2H5OH, एल्कोहल लेंगे किस पे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे, लिखते जाओ आप लोग, कॉपी पेन चलता रहना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद में आपको बनाना है, देखो प्रोडक्ट, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, मतलब यहाँ पर दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो ये हम दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल देते हैं और इसको बना देते हैं ईथर, ठीक है। तो इसको हम, चलो कोई बात नहीं, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, आपको ये ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। OH प्लस में HO, ये लो, ठीक है। अब यहां से आप किसी का भी कोई भी ऑक्सीजन ले लो, कुछ भी ले लो और वो निकाल दो वाटर, है ना। ये लो भाई, ये वाटर निकाल दिया मैंने, ये लो, ये मैंने वाटर निकाल दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी जो बच गया उसको जोड़ के लिख दो, ऐसे की ऐसे। क्या बच गया, C2H5 और ये ऑक्सीजन और C2H5, क्या बन गया ये, डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर बन गया ना, कोई बात नहीं। तो ये ईथर की फॉर्मेशन की रिएक्शन है बाय डिहाइड्रेशन, किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल का हमने कराया डिहाइड्रेशन और दो मॉलिक्यूल ईथर में से, है ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाईमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ये बाईमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है, बाईमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। बात को समझ गए। वहां एल्कीन जब बनता है, एल्कीन जब बनता है तो एक मॉलिक्यूल में से H2O निकलता है। यहाँ कितने मॉलिक्यूल में से निकला, दो मॉलिक्यूल में से एक H2O का मॉलिक्यूल निकल गया। ये तो हुआ ये। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी मैकेनिज्म। क्या है, इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म मैकेनिज्म क्या होती है भाई, ये एक SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बताना जरा, बोलो। SN2। दिस इज एन SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है ना। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है बताना जरा। अब SN2 रिएक्शन में इसकी मैकेनिज्म लेते हैं हम लोग। क्या लेंगे, इसकी मैकेनिज्म लेते हैं कि ये किस तरह से प्रोसीड होती है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड होती है मैकेनिज्म में, स्टेप नंबर 1 लेते हैं, आप लोग लिखते जाइए। सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये लो भाई, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है किससे, बाई एसिड। एसिड लिया है ना हमने, वो अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर देगा। और यही स्टेप है एल्कीन जब बनता है ना, जब हमने एल्कीन डिहाइड्रेशन कराया उसमें भी पहली स्टेप यही है, C2H5OH, लिखते जाओ। यहाँ पर ये आया H प्लस, और प्रोटोनेशन तो आप लोग कराना जानते ही हो, इतनी बार हम प्रोटोनेशन करा चुके हैं। ये लो H, और उधर भी एक H और जुड़ गया, तो यहाँ ऑप्शन पे ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगा बेचारा, ये इसके ऊपर अटैक होगा। किसका अटैक होगा, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ, लिखते जाओ आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अनोदर अल्कोहल मॉलिक्यूल
another alcohol molecule to protonated to the protonated alcohol। ये लो भाई, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर जो दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, अब कौन आएगा, दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, वो प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर क्या कर देगा, अटैक करेगा। कैसा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, है ना। अच्छा एक चीज देखो, हमने एल्कोहल में पढ़ा है ना कि एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है, बताना जरा, पढ़ा है क्या हमने कहीं? यस बताओ। यस सर। और हम, हाँ पढ़ा तो है, इसका मतलब अब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, देख लो। और हमने ये पढ़ा है कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ये हमने पढ़ा है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों हो गए, दोनों हो गए, एक एल्कोहल मॉलिक्यूल वो तो प्रोटोनेटेड हो गया बेचारा, ठीक है। अब दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा और इस पे करेगा SN2 अटैक। कैसे करेगा, देखते हैं, देखते हैं। ये आया एल्कोहल अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर लेकर के, लोन पेयर की वजह से तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है ये, ठीक है। और इसने अटैक किस पे किया, इसने अटैक किया प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर, और ये हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ये लो, चलो दोनों H2O को एक साथ ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो भाई, ठीक है, ये लो, ये हमारा हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। अब ये इसके ऊपर करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देखो कहां से करेगा, इसके ऊपर इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये किस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज वाला जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो H2O है वो अपना एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। और इस पोर्शन को आप एज इट जोड़ के लिख दोगे, किस पोर्शन को, ये न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन और ये एल्काइल ग्रुप वाला पोर्शन। देखो पहले समझ लो मैं कैसे जोड़ के लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा वो जो न्यूक्लियोफिलिक वाला एल्कोहल मॉलिक्यूल है वो लिखा, ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ये H, ठीक है ना। और अब इससे कौन अटैच हो गया, इससे अटैच हो गया CH2 CH3। ये लो भाई, इस तरह से आपको ये लिखना है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी हो गई 3, इसका लोन पेयर बिजी हो गया बॉन्ड बनाने में, बात सही है ना। बाहर कौन निकल गया, बाहर निकल गया H2O एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, और ये बन गया, इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक स्टेप है, यही स्लो स्टेप है, और यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, यही सब कुछ है, ठीक है। यही है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, हम लिख देते हैं RDS यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप, है ना। और ये स्लो स्टेप है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गई, और थर्ड स्टेप के बाद हम लोग क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप है हमारी, थर्ड स्टेप में भाई प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, आप लोग लिखेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। इससे रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे भाई, जैसे वो पुरानी रिएक्शंस में सब में करते आए हैं वैसे ही करेंगे, है ना। तो C2H5 OP प्लस H, C2H5 यहां भी लगा देते हैं। अब देखो भाई कैसे प्रोटॉन रिमूव होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो OH के बॉन्ड हैं ये चले जाएंगे ऑक्सीजन पर, दोनों ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने खींच लिया, इस बॉन्ड के ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो जो हाइड्रोजन है वो बिना इलेक्ट्रॉन का हो गया, बिना इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, तो वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे ये बन जाएगा हमारा ईथर। अब ऑक्सीजन के दोनों लोन पे रिस्टोर हो गए, ठीक है, और ये बन गया हमारा ईथर, और ये प्रोटॉन निकल गया बाहर, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया डाई इथाइल ईथर। अब आपने देखा, आपने आज क्या क्या सीखा भाई, बताओ जरा फटाफट बता दो।